हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मूल अधिकार। इसके पहले की 2 वीडियो इस टॉपिक की अपलोड की जा चुकी हैं। इसमें हम 91 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर करें, एंड जो भी आपकी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन या 91 नंबर का क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ हम राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाइबियस कार्पस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है क्या, व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरस्त व्यक्ति को तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है। और ये 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जो है तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक अति महत्वपूर्ण रिट है। आगे, जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण को रिट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। देखते हैं अगला है यहाँ पर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। राइट आंसर, इसको सबको अभी हमने डिस्कस किया। राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइबियस कार्पस। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर सुमेलित कीजिए। एक तरफ ये रिट दी हुई है और एक तरफ दिया हुआ है किसके लिए जारी की जा सकती है, कौन सी रिट। तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है तो इसका अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का हमें शरीर चाहिए, शरीर को जो है प्रस्तुत किया जाए। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का अर्थ है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का आधार अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा का अधिकार जो है अर्थ है किस अधिकार से। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर बताना है जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रतिषेध का अर्थ जो है टू बी सर्टिफाइड नहीं है, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। टू बी सर्टिफाइड जो है ये उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध रिट के लिए। ये जो टू बी सर्टिफाइड शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तो ये उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जा सकता है। पोस्टमार्टम किसे कहा जा सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा या री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय क्या करता है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इस रिट को भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है। ये जो है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति जो है गैर कानूनी ढंग से किसी पद पर नियुक्त हो गया है तो वो उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को क्या कहा जाता है। उस रिट को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, मैंडशम। उस रिट को कहा जाता है मैंडशम। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मैंडशम मैंडमस
उस रिट को कहा जाता है मैंडमस। मैंडमस परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन हेतु करना चाहिए। कौन? परमा आदेश को परमादेश या हम आदेश देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, परमादेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ प्रावधान दिए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर। सूची 1 को यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जो ये आर्टिकल 16 का भाग 2 है, इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल ये जो 29 का भाग 2 है, इसमें किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल 30 का 1 भाग है, इसमें सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किन्हें? अल्पसंख्यकों को। अगला है आर्टिकल 31 का पार्ट 1। इसमें क्या कहा गया है? इसमें प्रतिबंध है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। सिवाय कानून के प्राधिकार के उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 31 में। देखते हैं अगला यहाँ पर एक तरफ मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, एक तरफ आर्टिकल दिए हुए हैं। उसमें बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध अधिकार जो है, निरोध के विरुद्ध अधिकार, तो ये आर्टिकल 23 में नहीं है और बाकी यहाँ पर सभी सही सुमेलित हैं। बाकी यहाँ पर जो है ये सभी सही सुमेलित है, यही सही सुमेलित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर जो ये अस्पृश्यता का अंत किया गया है आर्टिकल 17 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का जो है ये अनुच्छेद है 22 में। और धर्म की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है आर्टिकल 29 में। देखते हैं अगला यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं। एक तरफ उसमें क्या उपबंध किया गया है, दिया हुआ है, एक तरफ आर्टिकल। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3412। देखते हैं उपाधियों का अंत किया गया है किसमें? तो यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, और शिक्षा का अधिकार जो है तो ये आर्टिकल जो है 21 के काम में किया गया है। देखते हैं अगला यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई हैं, उसमें मिलान करना है। एक तरफ दिए हुए हैं अधिकार और एक तरफ दिए हुए हैं केस या संविधान संशोधन। एक तरफ दिए हुए हैं संविधान संशोधन या केस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3412। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये मौलिक कर्तव्य जो है तो ये मौलिक कर्तव्य किसमें है? मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वें भाग संशोधन से संबंधित है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा गया है केशवानंद भारती केस में। और मूल ढांचे के सिद्धांत का संबंध है मिनर्वा मिल्स केस से। इंसानों के अनैतिक व्यापार जो है ये केस में है। ये है संविधान का आर्टिकल जो है 23। देखते हैं अगला है यहाँ पर किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए केशवानंद भारती वाद। इसमें
जो क्या किया गया है, इसमें संसद को मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम कब 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद में अब निर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद क्या है? संसद जो है ये संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है सीमित प्राप्त है। सीमित शक्ति प्राप्त है, ऐसा नहीं कि असीमित प्राप्त है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो है शक्ति प्राप्त है, संशोधन संसद कर सकती है मूल अधिकारों में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु जो है ये असीमित नहीं है, सीमित है। और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। संसद जो है इसमें संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसकी जो है शक्ति ये असीमित नहीं है, सीमित है। ये सब याद रखिए। प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करें। देखते हैं अगला यहाँ पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? बुनियादी ढांचा या संविधान की मूल संरचना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के बाद में भी किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? संविधान की मूल संरचना की जो है प्रतिपादित की इसमें किस संघ में? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन नहीं दी है। देखते हैं अगला, इसको अभी तो एक्सप्लेन किया था। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम है। ये जो कुछ केस दिए हुए हैं इनका सही कालानुक्रम बताना है। इनमें से सबसे पहले का कौन है और उसके बाद का कौन, तो इनका इसी तरह सही कालानुक्रम बताना है। देखते हैं सही कालानुक्रम इनका क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जो है यहाँ पर मूल अधिकारों के संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम कुछ इस प्रकार है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये कब हुआ था? तो ये 1950 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये 1967 का है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये है 1973 का। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है ये 1980 का है। तो इनका सही कालानुक्रम कुछ इस प्रकार है। याद रखिए, ये मैचिंग में UPPCS RO के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखते हैं अगला है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति के अधिकार की बात हो रही है इसमें से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। ये जो संपत्ति का अधिकार है तो ये एक वैधानिक अधिकार भी है और ये कानूनी अधिकार भी है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन अब ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर
भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का में स्थान दिया गया है किसे? संपत्ति के अधिकार को, जिसमें प्रावधानित है कि किसी व्यक्ति को उसकी संबंधित से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बन गया है। यहाँ से संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा मिल सकता है। वैधानिक, विधिक और कानूनी, इन तीनों में से कोई भी शब्द लिखा मिल सकता है, तो याद रखेंगे। और नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। यहाँ पर जो है संवैधानिक अधिकार भी लिखा मिल सकता है, तो ये संपत्ति का अधिकार जो एक संवैधानिक अधिकार भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग जो है इसमें रखा गया है और अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। ये जो है इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। देखते हैं अगला है यहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार है वैधानिक अधिकार। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। दूसरा स्टेटमेंट है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंततः स्थापित किया गया था। यहाँ पर बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो सही है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। बाकी ये जो है दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधित है, ना कि संपत्ति के अधिकार से। 44वां संशोधन, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? ये 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एवं एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 में अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार जो है ये भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। और भारतीय संविधान का 44वां संशोधन जो है 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, ना कि कांग्रेस पार्टी के समय। जब ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है तो ये संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। और उस समय सरकार थी किसकी? तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी में प्रधानमंत्री थी और जनता पार्टी की सरकार थी, ना कि कांग्रेस की। देखते हैं अगला है यहाँ पर संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने। देखते हैं अगला किस संशोधन संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखते हैं अगला है यहाँ पर भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार का। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन जो है कितनी बार और हर वर्ष पूछा जा रहा है। 2013 में पूछा जा रहा है, 2014 में भी पूछा जा रहा है और लगातार ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। देखते हैं अगला है यहाँ पर जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखते हैं
अगला है यहाँ पर, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सभी मौलिक अधिकार हैं। देखते हैं अगला, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। नागरिकों को मूल अधिकार जो है, इसमें से कौन सा एक अधिकार है जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में किसी नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है, नागरिकों को नहीं दिया गया, एक वैधानिक और कानूनी अधिकार है। देखते हैं क्वेश्चन को जो है किसी तरह भी पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। 6 मूल अधिकारों में से जो 6 मूल अधिकार प्रदत्त हैं भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को, उनमें से यहाँ पर कौन सा नहीं है। एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। विरोध का एक मूल अधिकार नहीं है, बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सभी जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सभी मूल अधिकार हैं। देखते हैं अगला, अगला है यहाँ पर, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार जो है प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है भारतीय संविधान। बाकी ये जो है तीनों अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है, धर्म पालन करने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी ये समान आवास का जो अधिकार है ये प्राप्त नहीं करता है, भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 धर्म पालन करने का अधिकार है, 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19-22 से प्रदान किया, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। देखते हैं अगला, अगला है निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जा सकता है, दिया गया है। कौन सा मूल अधिकार जो है नागरिकों को नहीं दिया गया है इसमें भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार में नहीं दिया गया है, बाकी दिया तो गया है। संविधान का अधिकार मूल अधिकार के जो सूचना का अधिकार है, ये सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्ष नहीं दिया गया है, यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम क्या 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। ये मूल अधिकार वाला शब्द याद रखना है कि कहीं भी लिखा मिल सकता है कि कौन सा जो है मूल अधिकार में अधिकार प्रदान किया गया है और कौन जो है किसी अन्य संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है, सॉरी किसी अन्य जो है आर्टिकल के द्वारा प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में से इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) का में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। इसका जो है ये सूचना का अधिकार, इसमें संविधान में कहीं इसका लिखित रूप से जो है उल्लेख नहीं है। देखते हैं अगला, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर भी ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि, किसी को जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्यों। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, ये जो है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें सही है। क्यों बाध्य नहीं किया जा सकता है, इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, एकदम सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, यह भी सही है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को भी बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। राष्ट्रगीत को गाने के लिए जो है किसी को बाध्य करने वाला कोई कानून नहीं बनाया गया है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है निर्णय दिया कि किसी भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति देता है तो वो करेगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए जो है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। देखते हैं अगला, अगला यहाँ पर उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, प्रांत जो है गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है मौलिक अधिकार, लेकिन जो है जो गैर नागरिक हैं उन्हें प्राप्त नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए 1 और 3। 1 और 3 मतलब कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और
अल्पसंख्यकों के अधिकार जो ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन ये जो है गैर नागरिक हैं उन्हें प्राप्त नहीं है। कौन? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। देखते हैं अगला है यहाँ पर, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है या गैर नागरिक विदेशियों को गैर नागरिकों की श्रेणी में से रखा गया है विदेशियों को, जबकि अनुच्छेद 14 के कानून के समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों सभी को प्राप्त है। विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है ये जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसमें से दो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी सभी प्राप्त हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में कुछ मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों के समान है, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से जो है भारतीयों को और विदेशियों को दोनों प्राप्त हैं। तो ये विधि के समक्ष समता, आर्टिकल जो है 14 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21 का शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल जो है 19 भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। जो ये आर्टिकल 19 है, बाकी ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? इसमें से जो है कौन सा एक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। जो विधि के समान संरक्षण का अधिकार है, जो एक अधिकार ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिक सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि ये जो तीनों अन्य हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? इसमें जो है कौन सा अधिकार है एक, तो ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। इसमें कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी 2, 3, 4। 2, 3, 4 का मतलब भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये केवल भारत में भारतीयों को ही प्राप्त है, ना कि सभी व्यक्तियों को। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को जो है कौन सा इसमें से एक अधिकार उपलब्ध है गैर नागरिकों को भी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है तो ये गैर नागरिकों को या विदेशियों को भी उपलब्ध है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है, अतः अन्य तीनों जो अधिकार हैं केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। देखते हैं अगला यहाँ पर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। जो भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक है तो वो दावा नहीं कर सकता है। राइट आंसर दावा किसका नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। उसे व्यापार और व्यवसाय की जो है स्वतंत्रता के अधिकार नहीं प्राप्त होंगे यदि कोई विदेशी नागरिक है या ब्रिटिश है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19(1) का जो है दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। और आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और जो है ये कुछ है सभी नागरिकों को प्राप्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होगा। भारत की किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर यदि अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग का यदि दर्जा दिया जाता है तो वह उसे कौन से अधिकार जो है इसमें से या लाभ प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। इसमें से जो है ये 1 है, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकेगा। और क्या कर सकेगा, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के जो है 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकेगा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया। वर्ष 2006 से क्या किया गया, तो केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो सकते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को किया जा सकता है। यह प्रावधान भी जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से क्या हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है। देखते हैं अगला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, किस वर्ष पारित किया था। ये जो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम था, इसकी डेट जो है एग्जैक्ट डेट जरूर याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1976 में जो है इसे पारित किया था संसद ने। इस अधिनियम को, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को संसद ने 1976 में पारित किया था। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अध्यादेश कब 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था, इसी से प्रभावी है। इसका जो है स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसका उद्देश्य आर्टिकल 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना ही नहीं, अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना था। देखते हैं अगला है यहाँ पर, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। बाल श्रम का उपयोग जो है जोखिम भरे उद्योगों में खतरनाक स्थानों पर काम करने के लिए जो है बच्चों का उपयोग निषिद्ध किया गया है। खतरनाक स्थानों पर काम करने के लिए हम बच्चों को नहीं लगा सकते। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा भी और 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, इन सभी के द्वारा ये जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 के निर्णय में क्या कहा गया, इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष की कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, पूर्ति कीजिए, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यहाँ पर हो जाएगा अधिकार बिना कर्तव्य के। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अर्नेस्ट वार्कर का कथन है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है, स्टेटमेंट दिया था किसने, अर्नेस्ट वार्कर ने, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। देखते हैं अगला है यहाँ पर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही जो है इसमें से कौन सा सही संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। अधिकार कर्तव्यों के साथ क्या है, सह संबंधित हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने के हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इसी तरह आत्मविश्वास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन क्या है, लेकिन कर्तव्यों की अनुपस्थिति में क्या है, कर्तव्यों की अनुपस्थिति में ये क्या होते हैं कि अर्थहीन हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार तो है, उसके अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति के अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में जो अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, जो है कर्तव्यों के बिना अधिकार क्या है, बेकार भी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा जो है सही है। देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं। अधिकार क्या है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। स्टेटमेंट सही है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा और मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं, यह राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति है। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, नागरिकों के दावे हैं क्या, अधिकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा के अधिकार की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन से। सेवा के अधिकार की अवधारणा का प्रारंभ हुआ है ग्रेट ब्रिटेन से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत एक राज्य निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर एक ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम जो है, ये द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिट्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल ऑफ 2011 के जो है माध्यम से किया गया है, किंतु वह पारित नहीं हो सका। ये जो था ये पारित नहीं हो सका और मध्य प्रदेश लोग जो है मध्य प्रदेश सेवा का जो है मध्य प्रदेश ये सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश जो है पहला राज्य बना है। ये जो है सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला क्या है, सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बना है। यह कानून कब 25 दिसंबर 2010 को लागू किया गया। दूसरा स्थान बिहार है, जहां कानून 15 अगस्त 2011 को लागू किया गया। पहला मध्य प्रदेश है और दूसरा है बिहार। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।